चलो बच्चों, तो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में दिस वुड बी द थर्ड लेक्चर एंड दिस लेक्चर हमें पढ़ना है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। शुरुआती दो लेक्चर में हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बेसिक समझा। हमने देखा कि रेडियो एक्टिव डिके क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके का फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के साथ किस तरह से कंपैरिजन होता है, दैट वी डिड इन द फर्स्ट लेक्चर। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज, पैरेलल, इन सब डिके को देखा। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल। अब जो कोर जो रेडियो एक्टिव डिके है उसको समझने का समय आ गया है। तो उसके लिए पहले अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की बात करेंगे, फिर और आगे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या है। तो भाई शुरुआत की जाए अल्फा पार्टिकल से। लेट्स बिगिन विथ अल्फा पार्टिकल। वैसे ये बहुत ही एलिमेंट्री बातें हैं, बट फिर भी क्यों रिस्क लिया जाए, इसलिए सारी बातें हम लोग समझ के ही आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? ओके, सो इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। क्या है भाई अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल है हीलियम एटम का न्यूक्लियस। फाइन। अब हीलियम एटम के न्यूक्लियस से क्या मतलब? देखो, अगर हम हीलियम एटम देखें तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 2He4। नाउ इन दिस हीलियम एटम, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, तो उसका अर्थ यह निकलता है कि इस हीलियम एटम के पास दो तो भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, and its atomic number is 2. It is neutral in nature, so there are 2 electrons. Simultaneously यहाँ पर दो होंगे प्रोटॉन्स, और चूंकि एटम मास नंबर इसका 4 है, तो 4 - 2 मतलब यहाँ पर दो हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। अब जो हीलियम का न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में बात बताई गई कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल है वो जो है वो न्यूक्लियस है हीलियम एटम का। मतलब न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि केवल इतना हिस्सा है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मीन्स हमें क्या करना होगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हीलियम से हटाना होगा। then we will get this alpha particle, then we will get this alpha particle। तो अगर हम क्या करें कि अपने हीलियम के एक एटम से किसी तरह क्या किया जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने से क्या होगा, वी विल हैव हीलियम 2+ आयन। और ये जो हीलियम 2+ आयन है, 2+ आयन इसलिए लिखा क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया। तो ये जो हीलियम 2+ आयन है, दिस इज एक्चुअली अल्फा पार्टिकल। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों अल्फा पार्टिकल। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल है तो केवल आप अल्फा लिखेंगे तो भी चलेगा। कहीं कहीं आप देखेंगे अल्फा की जगह इसको अल्फा 2+ भी लिख दिया जाता है, एक ही बात है। कहीं कहीं और क्या करेंगे, कहीं कहीं क्या करेंगे, एक डब्बा बना देंगे, कहीं कहीं उसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक जो है सर्किल टाइप का कर देंगे और उसके अंदर लिख देंगे 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। तो भी समझ जाना है आपको कि अल्फा पार्टिकल की ही चर्चा हो रही है। तो He2+ लिखा जाए, He2+ लिखा जाए बच्चों, He2+ लिखा जाए, अल्फा 2+ लिखा जाए, या 2n2p लिखा जाए। ऑल 3 convey the same meaning that it is a alpha particle, it is an alpha particle। ठीक, तो ये बात समझे कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो हमने समझा कि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन हटाइए तो ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल की। देखें बीटा पार्टिकल क्या है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल में कई जगह इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख देते हैं दैट दिस इज अ बंडल ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ये भी डेफिनेशन परफेक्टली ऑलराइट है, तो उस डेफिनेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं। देखें, सो अल्फा पार्टिकल
is a bundle of two neutrons and two protons, या पूरे लिख देते हैं, अल्फा पार्टिकल इज अ बंडल ऑफ टू न्यूट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स। ठीक, तो ये डेफिनेशन भी हम लोग दिमाग में रखें, ये भी अपने आप में पूरी तरह सही है। और चूंकि ये दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन का बंडल है, इसलिए इट रिजेंबल्स हीलियम न्यूक्लियस। ऐसे भी कहीं लिखते हैं कि चूंकि ये दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन का बंडल है, दैट्स वाई इट रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब नकल करना या वैसा दिखना। सो अल्फा पार्टिकल रिजेंबल्स हीलियम न्यूक्लियस। इस तरह से लैंग्वेज भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं। कहीं कहीं सीधे लिख देंगे इट इज हीलियम न्यूक्लियस, वो भी सही है। कहीं कहीं लिख देंगे ये रिजेंबल करता है हीलियम के न्यूक्लियस को, ये भी सही है। कहीं कहीं ऐसा भी देख सकते हैं कि इट इज अ बंडल ऑफ टू न्यूट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स, ये भी सही है। सब सही है बच्चों। ओके, तो ये तो बात रही अल्फा पार्टिकल की। अब चलो बात करते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होता है? नाउ लेट अस मूव टू द बीटा पार्टिकल। देखें पहले बच्चों बीटा पार्टिकल क्या है। अब ये जो बीटा पार्टिकल है, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन से ही होते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये थोड़े स्पेशल कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका -1 ध्यान रखें बच्चों, -1 इज द चार्ज एंड मास इज नॉट जीरो। बट चूंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को लिखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत कम मास रखता है, दैट्स वाई इसको हम लोग रिलेटिवली जीरो लिखते हैं। लेकिन इसका मास एग्जैक्टली जीरो नहीं है, मास तो है इलेक्ट्रॉन में क्योंकि पार्टिकल है। तो ये जो बीटा पार्टिकल है ये सिंपली एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन है, या यूं कह लें कि दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर द बीटा पार्टिकल्स? तो आप लिखेंगे दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। These are fast moving electrons generating from nucleus, जो कि न्यूक्लियस से जनरेट होते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल। बात समझ आ गई बीटा पार्टिकल क्या होता है? अब सवाल है कि सर ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से कैसे जनरेट हो सकते हैं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, देखते हैं कैसे न्यूक्लियस से जनरेट होते हैं। तो अब चूंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये भी उसी तरह एक चार्ज पार्टिकल है बीटा पार्टिकल, और उसमें 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज रहता है। सो दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल विद 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, with 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, उस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये तो रहा बीटा पार्टिकल। अब ये बात फिर भी अभी भी समझ के बाहर है कि भाई सर ये जो है आपने बताया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन सर ये न्यूक्लियस से जनरेट कैसे हो रहा है ये तो बताइए। ये जो बीटा पार्टिकल हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस से कैसे जनरेट होते हैं ये तो बताइए। देखो भाई कैसे जनरेट होते हैं समझते हैं, नेक्स्ट पेज में करेंगे, थोड़ा जगह कम है यहां पर। बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका क्या है? 0n1। इस पर कोई चार्ज नहीं है और चूंकि न्यूट्रल है इसलिए नीचे जो चार्ज रहता है उसमें 0 लिखा है, मास जरूर है। अब ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन क्या करता है? डिसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। या ऐसे कह लें कि आप इस न्यूट्रॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहें तो कैसे दिखेगा सिस्टम? ऐसे दिखेगा 1p1, ये हो गया प्रोटॉन, इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट ही इसका मास है।
अच्छा, 1 यूनिट मास मतलब बच्चों ये रिलेटिव है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम रहता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है, इसलिए दोनों का मास हम रिस्पेक्टिवली 1 यूनिट लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग 0 लिख देते हैं क्योंकि वो बहुत ही हल्का होता है। अब एक तो प्रोटॉन निकल आया एक न्यूट्रॉन से, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकला। गौर करें, जब ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कैसे रिलीज करेगा? देखो, यहां का जो एटॉमिक नंबर है, यहां का जो चार्ज है वो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, और यहां का जो मास है वो भी बैलेंस होना चाहिए। तो 0n1 को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो नीचे अगर हम देखें, अगर हम नीचे की बात करें, मींस इस चार्ज की बात करें, तो देखो चार्ज बच्चों दोनों को ऐड करोगे तो अभी भी 0 ही आएगा, 1 - 1 दैट इज 0। और बच्चों ये जो ऊपर मास दिख रहा है, इस मास को भी अगर हम ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो चार्ज और मास का तो भाई क्या हुआ, बैलेंसिंग हो गई। लेकिन होता क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में वो विखंडित होता है, टूटता है, तो उसके साथ साथ काफी एनर्जी भी निकलती है। और वो जो एनर्जी है, दैट एनर्जी is released in the form of another particle, जिन्हें कि हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और उसे गामा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो न्यू है, न्यू के ऊपर जो बार लगा दिया, दिस इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। अभी एक न्यूट्रिनो भी आएगा, उसको भी हम बताते हैं, थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई, एंटी NEU ट्रिनो, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, ये बस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही, मीन्स ये एनर्जी कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। चार्ज और मास को बस ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया अपना प्रोटॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बच्चों नाम देते हैं बीटा पार्टिकल। यही इलेक्ट्रॉन हो गया बीटा पार्टिकल, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से जनरेट हो, जो न्यूट्रॉन से जनरेट हो, दैट इज योर बीटा पार्टिकल। अब जब न्यूट्रॉन का विखंडन होगा, या ये जब डिसोसिएट होगा प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो बच्चों कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, it shows released energy. It shows released energy, this anti-neutron. तो और ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन कहाँ था भाई? ये न्यूट्रॉन बैठा था इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। सो दिस इज द बीटा पार्टिकल, जिसकी बात अभी चल रही है कि बीटा पार्टिकल क्या हुआ। किसी ने पूछा तो आप कहेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि ठीक है भाई, आम इलेक्ट्रॉन और बीटा इलेक्ट्रॉन में या बीटा पार्टिकल में फर्क क्या है? तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन का जब डिसोसिएशन होता है प्रोटॉन में, तो जो दूसरा पार्टिकल आता है दैट इज बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल के बनने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पार्टिकल, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो एक नया शब्द आया, एंटी न्यूट्रिनो इज अ न्यू वर्ड, उसको भी हम लोग थोड़ा सा इज्जत के साथ अंडरलाइन कर लेते हैं। दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, फाइन। अब बच्चों एक एंटी न्यूट्रिनो का भाई भी है न्यूट्रिनो। अब वो कैसे आता है? देखो, जैसे न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन को तोड़ने से प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल रिलीज होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, तब देखो क्या होगा, क्या किया जाए। ये तो एक मामला हो गया, ये तो भाई एक मामला हो गया, ठीक, जिसमें कि हमने ये देख लिया बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। नाउ इसी तरह की मिलती जुलती एक और न्यूक्लियस के लेवल पे एक हम चेंज देखते हैं। वो चेंज क्या होता है? उसमें क्या होता है कि बच्चों ये जो प्रोटॉन है 1p1, दिस प्रोटॉन
gets dissociated into a neutron and अब ये न्यूट्रॉन के साथ साथ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जैसा मिलता जुलता ही पार्टिकल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्योंकि हमें अगर नीचे के चार्ज को बैलेंस करना है तो 0 के साथ 1 आना चाहिए, तभी 1 होगा, और मास को बैलेंस करना है तो टोटल यहां भी 1 होना चाहिए, तो सब ठीक हो गया। बस एक गड़बड़ी हो गई कि यहां पे -1 होता तो ये भी बीटा इलेक्ट्रॉन हो जाता, बट दिस इज नॉट अ बीटा इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिस इज नॉट अ बीटा पार्टिकल। अब इसे हम बीटा का पॉजिटिव पेयर कह सकते हैं। बीटा पार्टिकल और इसमें क्या फर्क है? चार्ज का ही तो फर्क है। तो इसे बोलते हैं बच्चों पॉजिट्रॉन। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज पॉजिट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा प्लस से। ये भी फास्ट मूविंग है, ये भी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं है, ये बीटा पार्टिकल नहीं है, ये बीटा का पॉजिटिव वाला भाई है, इसलिए इसका नाम है पॉजिट्रॉन। अब बच्चों जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विखंडित होता है तो उसके साथ साथ फिर से एनर्जी निकलती है। अब यहां पर जो एनर्जी है उसको फिर से हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज न्यू? न्यू इज न्यूट्रिनो। न्यू इज व्हाट? दिस इज न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो का भी काम क्या है? न्यूट्रिनो भी क्या करता है? एनर्जी जो रिलीज होती है उसको दिखाता है। तो इस न्यूट्रिनो का काम भी वही है जो कि एंटी न्यूट्रिनो का काम है। तो ये तो रहा अपना न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। क्या हो गया? दोनों का काम है एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको रिप्रेजेंट करना। और हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल निकलता है इलेक्ट्रॉन जैसा फास्ट मूविंग, तो वो हो जाता है पॉजिट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जैसा। ये तो हर मामले में इलेक्ट्रॉन हो गया, बस इसकी स्पीड थोड़ी तेज है, न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है, तो इसे बोल देते हैं बच्चों हम लोग बीटा पार्टिकल। इसे बोल देते हैं बीटा पार्टिकल। तो ये तो बात समझ आई कि बीटा पार्टिकल क्या है और बीटा का पॉजिटिव वाला बंधु क्या है, बीटा प्लस एंड ओनली बीटा। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि बीटा माइनस भी लिख दिया जाए, वैसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बीटा पार्टिकल इटसेल्फ कन्वेज द मीनिंग दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज। स्टिल समटाइम्स यू मे से दैट बीटा माइनस भी लिखा है, बीटा प्लस भी लिखा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो है -1E0 की बात हो रही है और ये जो है +1E0 की बातचीत चल रही है। ठीक, तो ये हो गया अपना बीटा पार्टिकल। और ध्यान रखें कि ये दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं दे आर एक्चुअली फास्ट मूविंग। ये वाला और ये वाला दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ठीक, न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं। और ये है अपना प्रोटॉन, और ये भी क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है, इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक, तो होता क्या है कि प्रोटॉन जब टूटता है तो जैसे न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में, तो ये प्रोटॉन बच्चों अंदर ही रहता है, ये बाहर आ जाता है बस। कभी भी कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर नहीं आएगा। तो ये भी बात ठीक से दिमाग में रखें कि ये वाला प्रोटॉन हो या ये न्यूट्रॉन हो जो इनके डिसोसिएशन के बाद आया, दे आर स्टिल इनसाइड न्यूक्लियस। वो दोनों अभी भी न्यूक्लियस के अंदर ही हैं। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन अभी भी ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बीटा पार्टिकल। अब बीटा के बाद जो तीसरा इसका इस श्रेणी में है, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा डिके बहुत ही इंपॉर्टेंट डिके होता है और सबसे ज्यादा कॉमन अकरिंग डिके हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो अब गामा पार्टिकल की चर्चा करी जाए। गामा पार्टिकल देखें क्या है। अब बच्चों ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को देख रहे हो, तो कई बार चूंकि यहां पर ना ही चार्ज का कोई लेना देना है इसको, ना ही मास से कोई लेना देना है, तो समटाइम्स इट इज, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं और कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, 0 न्यू 0, या बच्चों इसको भी 0 न्यू बार 0 ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये भी आप ऐड कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो।
क्योंकि ये चार्ज और मास में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये केवल एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी के रिलीज को मेंशन करते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन। अब बच्चों ये जो पॉजिट्रॉन है इसका एक और निकनेम है, चाहे तो उसको भी हम लोग आईडी कर लेते हैं। समटाइम इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये तो सारी बातचीत रही बीटा पार्टिकल की। अब बात करते हैं हम लोग गामा पार्टिकल। अब बच्चों हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं, विच इज योर गामा पार्टिकल। नाउ लुक एट द गामा पार्टिकल। कैसा है भाई गामा पार्टिकल? अब भाई ये जो गामा पार्टिकल है वो पिछले दो से थोड़ा सा अलग है ना, ये एकदम ही अलग कैटेगरी है इसकी। क्या अलग कैटेगरी है जरा समझें। ये गामा पार्टिकल केवल और केवल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही यूज होते हैं, या अगर ये रिलीज हो रहा है मतलब ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे ना ही मास को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कोई भी एक हम अनस्टेबल एटम देख लेते हैं। मान लीजिए एक अनस्टेबल एटम X है और उस अनस्टेबल एटम का एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है कैपिटल A। ठीक, दिस इज अनस्टेबल और यू कैन से रेडियो एक्टिव। तो जो भी अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं उनके ऊपर एक स्टार लगा दिया जाता है, जो कि ये बताता है कि ये जो है रेडियो एक्टिव है ना। स्टार लगा दिए मतलब ये अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल एटम है तो ये क्या करेगा, ये रेडियो एक्टिव या डिके होगा इसमें, या ये रेडिएशन को या एनर्जी को रिलीज करेगा। क्यों एनर्जी को रिलीज करता है? ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो भाई ठीक है, इसने एनर्जी को रिलीज किया। अब केवल और केवल एनर्जी कंटेंट को ही अगर ये रिलीज करे और इसके एटॉमिक नंबर और इसके मास नंबर में कोई परिवर्तन ही ना हो, मतलब बस इसका ये स्टार हट जाए, ये जो ज्यादा एनर्जी लादे हुए था वो एनर्जी अपनी रिलीज कर दे, एटॉमिक नंबर मास नंबर में कोई परिवर्तन ना हो, केवल और केवल एनर्जी ही रिलीज दिखे। जैसे अभी हम लोग जब अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल की बात कर रहे थे बच्चों, सो दोज आर द पार्टिकल्स हैविंग, उनका एक स्पेसिफिक चार्ज और मास जो होता है वो था दोनों में। लेकिन यहां पर जो गामा पार्टिकल है उसमें ना तो चार्ज होता है और ना ही मास, वो केवल और केवल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ गामा पार्टिकल। दिस इज इन टर्म्स ऑफ गामा पार्टिकल्स। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि भाई यहां पर कुछ से लेट्स से दिस इज x किलो जूल एनर्जी है इसकी, और इस जब ये थोड़ा सा स्टेबल न्यूक्लियस या स्टेबल एटम के फॉर्म में आया तो लेट्स से द एनर्जी इज y किलो जूल। सो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड? सो द एनर्जी रिलीज्ड इज x माइनस y। इसमें से x माइनस y एनर्जी रिलीज कर दें, या और थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी देने के लिए मान लेते हैं ऐसा है कि यहां पर y किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई, x थी पहले, y किलो जूल इज रिलीज्ड। So what is the remaining energy? The remaining energy is x minus y किलो जूल। अब अभी ये चूंकि स्टार मार्क्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अनस्टेबल न्यूक्लियस था या ये अनस्टेबल एटम था। अनस्टेबल एटम का मतलब हो गया कि ये जो है रेडियो एक्टिव है। कोई भी एटम रेडियो एक्टिविटी तभी शो करता है जब वो अनस्टेबल हो। चूंकि उसने एनर्जी रिलीज कर दी, सो दिस इज नाउ इन रिलेटिवली, या ये स्टेबल सिचुएशन में आ गया। अब ये स्टेबल एटम बन गया। स्टेबल एटम हो गया मतलब ये अब ये कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, सो दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक, तो ये जो गामा पार्टिकल हैं, दीज गामा पार्टिकल रिप्रेजेंट ओनली एनर्जी कंटेंट, है ना। ये क्या करते हैं? they represent only energy। इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं वर्ड्स में तो और बढ़िया रहेगा। ये तो बात समझने के लिए हो गई, अब इसको वर्ड्स में नोट कर लेते हैं गामा पार्टिकल क्या है।
तो बच्चों ये जो गामा पार्टिकल है, अगर इसकी डेफिनेशन कोई कहे तो ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन में हम लोग कहेंगे कि दीज आर electromagnetic radiations. These are electromagnetic radiations which are released, or you can say decayed, to balance energy. या और प्रिसाइसली कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी कंटेंट, जो रिलीज एनर्जी कंटेंट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ऐसे लिखते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच represent released एनर्जी कंटेंट, या केवल रिलीज्ड एनर्जी। जैसे बच्चों न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है, उसी कैटेगरी के ये भी हैं। सो विच रिप्रेजेंट रिलीज्ड एनर्जी when an unstable atom moves to its stable state। यहां कोई भी अल्फा डिके बीटा डिके नहीं होता है, केवल और केवल वो क्या होता है कि अनस्टेबल कह लें या एक्साइटेड कह लें, जो भी कह लें, अनस्टेबल की जगह हम लोग एक्साइटेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ऐसा भी कई जगह आप देखेंगे एक्साइटेड वर्ड भी यूज किया जाएगा। तो जब भी एक अनस्टेबल एटम या एक्साइटेड एटम अपनी स्टेबल स्टेट में मूव करता है, तो वो नेचुरल सी बात है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करता है, जैसा कि हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे। तो जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट को ही हम लोग बच्चों ग्राउंड स्टेट भी कह देते हैं, तो अपनी ग्राउंड स्टेट में मूव करता है एक्साइटेड स्टेट से, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है स्पेक्ट्रम, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स में। तो एक होता था एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता था एमिशन स्पेक्ट्रम। तो कोई पूछे कि भाई बताइए जो आपके गामा पार्टिकल ये कहाँ नजर आएंगे, तो आप कहेंगे सर गामा पार्टिकल मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम में ही क्या होता है, जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हो गया अपना गामा पार्टिकल। अब अल्फा गामा पार्टिकल समझ लिए, अब इनकी कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, आपस में इनका कंपैरिजन है, तो उनको भी थोड़ा जानना जरूरी है। और ध्यान रखें ये बाकी दो से एकदम अलग है। वाई? बिकॉज दीज आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दीज गामा पार्टिकल्स आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डन। अब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल समझने के बाद हम समझने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज के विषय में। Properties of alpha, beta and gamma particles. Properties of alpha, beta and gamma particles. देखो प्यारे बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो प्रॉपर्टी में लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज स्पीड। इन पार्टिकल्स की स्पीड जरा समझें, क्या है स्पीड। तो चूंकि ये तो गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट की स्पीड से चलता है, तो नेचुरली इसकी स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगी। अब अल्फा और बीटा की बात करें तो बीटा जो है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, और ये तो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ये हल्का है, ये भारी है। तो जितना मतलब ये नेचुरली छोटी सी बात है कि जो जितना हल्का होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है नॉर्मली। तो बीटा की स्पीड सेकंड नंबर पर आ जाएगी, और जो अल्फा है वो अपना तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड फॉर दीज
अल्फा, बीटा एंड गामा। उसमें भी चूंकि गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हम यहां पर एक बात और स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट स्पीड ऑफ गामा पार्टिकल इज जस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। इट इज स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इज द स्पीड प्रॉपर्टीज में पहला। अब दूसरा आएगा, दूसरी प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज द पेनिट्रेटिंग पावर। सेकेंड पार्ट इज पेनिट्रेटिंग पावर। तो देखें पेनिट्रेटिंग पावर क्या है। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो नेचुरली इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होगा। तो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर हाई है, और उसके बाद बीटा है, और तीसरे नंबर पर है आपका अल्फा। मतलब यहां भी क्या है, वही ऑर्डर फॉलो होता है जो ऑर्डर किसमें है, जो ऑर्डर है आपका स्पीड में। लेकिन ध्यान रखें, कोई कहे कि पेनिट्रेटिंग पावर के केवल स्पीड पर निर्भर करती है, नहीं। पेनिट्रेटिंग पावर जो है किसी भी पार्टिकल की इस बात पर डिपेंडेंट रहती है कि उसका मोमेंटम क्या है। मोमेंटम में क्या हो जाता है, मास भी होता है बच्चों, स्पीड भी होता है। तो इस बात को थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि जो पेनिट्रेटिंग पावर है of any particle depends upon momentum। मतलब मास और स्पीड का या वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अब मन में आएगा कि सर ये बात अगर सही है तो गामा में तो फिर मास है ही नहीं। बच्चों मास तो है, मास है, लेकिन बहुत, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो उसमें क्या होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। बट उसका जो वेव नेचर है वो बहुत हैवी है। आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली का प्रिंसिपल और हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मास जितना कम होगा वेव नेचर उतना ही ज्यादा होगा। हम सभी में वेव नेचर है, हर पार्टिकल में, जिसमें भी मास है उसमें वेव नेचर भी है, बट ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो इसका वेव नेचर इतना ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कि मास नेचर इसका बहुत ना के बराबर है। तो मोमेंटम तो इसमें भी है, बट इसका जो एक्सेसिव मोमेंटम है दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी। अब इनमें क्या है कि इनमें मास भी है, और इनका तो मास दिखता ही है, और इनमें स्पीड भी है, लेकिन इनकी स्पीड इतनी कम है कि इसके कम मास के बावजूद भी इसका मोमेंटम बहुत हाई रहता है, ड्यू टू इस स्पीड विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो डी ब्रोगली का प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये सीखा था कि भाई मास बहुत कम होता जाता है तो स्पीड जो है बहुत बढ़ती जाती है। या जो हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वहां से भी हमने यही बात सीखी थी कि वेव नेचर जो है, वेव नेचर तब ज्यादा होता है जब मास बहुत कम हो, ठीक। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है यहां पर इसका भी सेम वही ऑर्डर रहेगा जो कि स्पीड का ऑर्डर रहता है प्यारे बच्चों। अब ये जो गामा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे आर सो इफेक्टिव इन पेनिट्रेटिंग एनीथिंग कि अगर स्टील का या आयरन का लगभग आप समझ लीजिए 1 फीट यानी कि 12 इंचेस और यू कैन से 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर का अगर थिक प्लेट है, आयरन का प्लेट है 30 सेंटीमीटर, आप समझ रहे हैं। जैसे आपके घरों में जो दीवार होती है, वो जो दीवार होती है दैट इज ऑलमोस्ट 9 इंचेस, है ना। जो ईंट एक जिससे कि दीवार बनती है वो 9 इंची का होता है बच्चों। तो उससे भी चौड़ा, और वो भी स्टील का, आयरन का, इट कैन पेनिट्रेट दैट मच थिक आयरन ऑल्सो, इट इज सो इफेक्टिव। तो वैसे इसका कोई उतना लॉजिक नहीं, बट फिर भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके बारे में स्टेटमेंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, ये जो गामा रेज होती हैं, पार्टिकल से ही तो रेज बनती हैं। इफ देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल देन वी आर गेटिंग गामा रेज। तो जो गामा रेज होती हैं दे कैन पेनिट्रेट
penetrate even 30 centimeter thick iron plate. 30 सेंटीमीटर थिक आयरन प्लेट को भी ये पेनिट्रेट कर सकते हैं गामा पार्टिकल्स, ठीक। तो इनका पेनिट्रेटिंग पावर नेचुरली बहुत हाई है। और बाकी ये जो बीटा और अल्फा उसमें भी है कि मोमेंटम जो है इसका ज्यादा होगा, इसका कम। इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, भले ही मास इसका कम हो, लेकिन मोमेंटम इसका भारी पड़ता है अल्फा की अपेक्षा, तो इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंपैक्ट है। तो भाई क्या है कि मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेट्स से देयर इज सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेट्स से दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको क्या करते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, अल्फा डिके भी करता है, बीटा डिके भी कर सकता है, गामा डिके भी कर सकता है, ठीक। तो गामा डिके पहले देखें तो गामा में क्या है, गामा तो सीधा सीधा है। गामा बच्चों क्या होता है कि अनचार्ज्ड होता है, इस पर तो कोई चार्ज है नहीं। तो ये मान लीजिए गामा पार्टिकल्स इस तरह से जा रहे हैं, ये गामा पार्टिकल्स जा रहे हैं, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कैथोड है और एक एनोड है। तो ऐसे दिखा देते हैं, लेट से कैथोड मतलब हो गया नेगेटिव टर्मिनल, एनोड मतलब हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। एक हायर पोटेंशियल हो गया, एक लोअर पोटेंशियल हो गया, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट होगी। अब बच्चों क्या होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो नेचुरली कहां होगा, वो एनोड की तरफ जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे हायर पोटेंशियल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, आप लोग पढ़ते ही होंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखें तो जैसे ये स्ट्रीम है से दिस स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स बीटा पार्टिकल, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा, हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और जो पार्टिकल अपने अल्फा है तो उनको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं से दिस इज स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो ये जाएंगे लोअर पोटेंशियल की तरफ। और ये बेचारा जो गामा ये कहीं नहीं जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। भाई इलेक्ट्रिक ये इस साइड क्यों जा रहा है, वैसे निकले तो सीधा ये इस साइड क्यों मुड़ गए, क्यों डिफ्लेक्ट हो गए, दिस इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं कि F is equal to Q into E. If Q is zero, it means that F is also zero. तो इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसका तो Q जीरो ही है, तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने रास्ते से डिगा नहीं सकती, क्योंकि इस पर चार्ज ही नहीं है। हाँ भाई, अब यहां पर जिस पर चार्ज होगा तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, जैसे कि ये जा रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि बीटा पार्टिकल है। तो ये बात हुई अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंपैक्ट आता है। तो हमें याद रखना होगा कि अल्फा और बीटा तो डेविएट होते हैं या उनमें डिफ्लेक्शन होता है, बट गामा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा सा भारी है, नेचुरली थोड़ा सा क्या काफी भारी है, इसमें तो भाई 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और ये बेचारा केवल और केवल क्या है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये काफी भारी होता है तो उसका डेविएशन कम होता है बच्चों, और इसका डेविएशन ज्यादा होता है। जो बीटा पार्टिकल है, अगर हम कहें कि एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हम से दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, दैट इज θ1 इज ग्रेटर देन
थीटा 2। मतलब जो डेविएशन है वो किसका ज्यादा है? डेविएशन इज हायर फॉर दिस बीटा पार्टिकल। इसका भी लॉजिक है, इसका भी देखिए रीजन है, एंड इट इज लेसर फॉर अल्फा पार्टिकल एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डेविएशन इन गामा पार्टिकल्स। तो हमें यहां पर ध्यान ये रखना होगा कि गामा पार्टिकल्स has no deviation due to application of electric field, due to application of electric field। गामा पार्टिकल में एब्सोल्युटली कोई डेविएशन नहीं होता है। अच्छा, अब बस इतनी जानकारी भी काफी है, लेकिन अगर कोई कह दे कि अच्छा ठीक है सर, ये जो आपने बता दिया कि भाई बीटा पार्टिकल का डेविएशन ज्यादा अल्फा का कम, तो क्या मास ही इसका एकमात्र कारण है? क्या मास ही इसका एकमात्र कारण है? नहीं बच्चों, मास से हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या होता है कि चार्ज और मास का जो रेशियो होता है, चार्ज और मास का जो रेशियो होता है, वो जिसके लिए ज्यादा होगा उसका बच्चों डेविएशन भी ज्यादा होगा। ठीक, उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। तो ये जो चार्ज और मास का रेशियो मतलब Q/m जो है, ये चार्ज और मास का रेशियो किसके लिए ज्यादा है? ये ज्यादा हो जाता है बीटा के लिए, और ये चार्ज और मास का जो रेशियो है वो कम हो जाता है किसके लिए? अल्फा के लिए। आप खुद ही समझ सकते हैं। देखो, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज देखेंगे तो इस पर बीटा पर 1 यूनिट है और इस पर 2 यूनिट है। चार्ज में डबल का फर्क है। चार्ज में डबल का फर्क है। इसका चार्ज 2 गुना है, इसका चार्ज Q है तो ये 2Q होगा मान लीजिए। लेकिन मास में बच्चों बहुत बड़ा फर्क है, तो इसका डिनोमिनेटर काफी ज्यादा है, जिसके चलते ये कम हो जाता है। चार्ज में तो केवल डबल का ही फर्क है, बट मास में बहुत बड़ा फर्क है। यहां पर 4 मतलब ये तो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो मास इज वेरी वेरी हायर, जिसके चलते ओवरऑल ये फ्रैक्शन कमजोर हो जाता है और डेविएशन अल्फा का कम हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कि भाई ये जो चार्ज और मास का रेशियो है, दरअसल ये निर्धारित करता है कि कौन सा पार्टिकल कितना डेविएट होना चाहिए। ये निर्धारित करेगा कि कौन सा पार्टिकल कितना डेविएट होना चाहिए। डन। और ड्यू टू दिस रीजन हम लोग अभी पढ़े कि डेविएशन जो है वो अल्फा का कम है और बीटा का ज्यादा है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी बच्चों अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल पर ही इंपैक्ट आता है। गामा से इसका कोई लेना देना नहीं। गामा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब बच्चों देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंपैक्ट है या क्या इफेक्ट है? तो सेम वही उसी से मिलता जुलता है। गामा पर कोई इफेक्ट नहीं है, केवल और केवल अल्फा और बीटा पार्टिकल्स पर इफेक्ट है। तो नो इफेक्ट ओवर गामा पार्टिकल्स, फुल स्टॉप। only alpha and beta particles are affected। गामा से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओनली अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर अफेक्टेड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो केवल और केवल अल्फा और बीटा पार्टिकल पर ही कोई फर्क पड़ता है। ओके, सो विद दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 पार्टिकल्स। अब इनका डिके कैसा होता है, दैट इज अ सेपरेट पोर्शन, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके में क्या होता है वो एक अलग बात है। बट इन तीनों पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन, which was the target of the lecture, this is over, done।